छोटी छोटी बातें पहले समझ लो 5 मिनट। एक्सरे जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट अपोजिट है। इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो अपोजिट टू फोटो इलेक्ट्रिक। इसके बारे में डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर रोंटजेन ने। और जिस ट्यूब के अंदर किया गया था उसका नाम है कुलीज ट्यूब। तो तीनों साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखें। किसने बताया था? हर्ट्ज ने। ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसने किया? रोंटजेन ने। और कौन से ट्यूब के अंदर? कुलीज ट्यूब के अंदर। ठीक है। अपोजिट प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसका मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था? फोटोन आते थे, टकराते थे और इलेक्ट्रॉन बाहर आता था। इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, मेटल से टकराएंगे और फोटोन बाहर आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये मेटल है, ये मेटल टारगेट है, ये कोई मेटल है, तो इस पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आएगा, आके इससे टकराएगा। टकराने के प्रोसेस में बहुत सारे मल्टीपल कोलिजन होंगे। हर कोलिजन में एनर्जी का लॉस होगा। वो जो एनर्जी का लॉस होगा उस लॉस का कुछ हिस्सा कन्वर्ट होता है एज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन, मतलब हीट, और वो रेडिएशन के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलता है। और ये शुरुआत में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब ये पता नहीं था कि ये रेज क्या है, तो बोला लेट एक्स, तो तभी से इसका नाम है एक्स रे। ठीक है। शुरू में अननोन था तो एक्स मान लेते नहीं, मैथमेट वैसा ही इसको मान लिया गया, तो वैसा ही ये रेज है, एक्स रेज। अब इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया गया, मान लीजिए v वोल्ट से एक्सेलरेट किया, वोल्टेज से एक्सेलरेट किया, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? चार्ज इंटू वोल्टेज, E इंटू वी के बराबर, हाँ या ना? तो ज्यादा से ज्यादा पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी एक्सरे का हो सकता है वो कितना हो सकता है? E इंटू वी बराबर। तो ज्यादा से ज्यादा अगर एनर्जी E इंटू वी हो सकता है तो उस सिचुएशंस में वेवलेंथ जो होगा वो सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। एनर्जी मैक्सिमम कहने का मतलब वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम कहने का मतलब वेवलेंथ मिनिमम। तो ये जो वेवलेंथ निकलेगा वो निकलेगा कितना? hc बाय लैम्डा इक्वल टू एनर्जी। तो ये जो इक्वल टू है ऐसा, hc बाय यही एनर्जी E इंटू वी। ठीक है। यही है इसका फॉर्मूला, मतलब 1240 जो लगाते हैं आप वही लगना है बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि बोला जाएगा कि जितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो सब के सब लॉस हो गए और वो सब के सब एक्सरे में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ एनर्जी E इंटू वी रखेंगे। अगर बोलेगा कि 30% कन्वर्ट हुआ एक्सरे में, इसका मतलब ये हुआ कि जितना एनर्जी, मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही तो उसका 30% ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एक्सरे में। इसका मतलब आपको यहाँ पर एनर्जी की जगह पे क्या रखना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर नहीं रखना है। वो जो कन्वर्ट हो रहा है वही एनर्जी यहाँ पर रखेंगे, जैसा कि हम लोग फोटोन में करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एक्सरे के लिए वेवलेंथ निकालने के लिए लगाएंगे, कुछ डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरे का मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका भी रेस्ट मास 0 है, इसकी भी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। सब कुछ वही रहेगा जो फोटोन का होता है, सब कुछ सेम रहेगा जो फोटोन का होता है। सभी फॉर्मूले फोटोन वाले लगेंगे, सभी फॉर्मूले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बराबर है। बस इसमें यही कंसेप्ट कई बार आता है कि जो एनर्जी आया कि पूरा का पूरा लॉस हो गया, जो एक्सरे में कन्वर्ट हो गया तो पूरा का पूरा एनर्जी यहाँ लिख देंगे। कभी बोलेगा x% कन्वर्ट हुआ एक्सरे में, तो वो जो भी एनर्जी आया उसका x% एनर्जी जो वैल्यू आता है वो यहाँ रखेंगे। बोलेगा 30% 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसे 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिए। बोलेगा 20% उसका जो है वो एक्सरे में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की? कितनी हो जाएगी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। तो उस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 20% मतलब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर डाल देंगे तो वेवलेंथ आ जाएगा एक्सरे का। कभी बोलेगा 10%, कभी बोलेगा 5%, कभी बोलेगा 2%, कभी बोलेगा 20%, 50%, ऐसा कुछ ही बोल सकता है। तो परसेंटेज भी यहाँ यूज किया जा सकता है या फिर टोटल एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हुआ ये भी बोला जा सकता है। ठीक। जो
एक्सरे है। अब ये जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के जगह पे काइनेटिक एनर्जी भी दिया जा सकता है। ये जो E इंटू वी है, E इंटू वोल्टेज है, वो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो E इंटू वी है, जो उसके पास एनर्जी है, वो कौन से फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी। वही तो उसको स्पीड दे रहा है, एक्सेलरेट करे मतलब स्पीड आया, वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो हो सकता है आपको एक्सेलरेटेड वोल्टेज ना देकर के बोलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब वो कन्वर्ट हो गया एक्सरे में, तो बताओ उसका वेवलेंथ क्या होगा? तो 1240/20 बोलेगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहा है और उसका 10% ही एक्सरे में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताओ वेवलेंथ क्या होगा? तो 1240/2, मतलब जैसा भी है उसका परसेंटेज निकाल के आप यहाँ रख देंगे। सब कंसेप्ट फोटोन जैसा। क्लियर? अब इसमें, इस प्रोसेस में जब ये टकराएगा तो कोलिजन होगा। कोलिजन में लॉस होता, मैंने बोला लॉस में, लॉस होने का मतलब जो लॉस होगा एनर्जी, वो सब के सब प्रैक्टिकली एक्सरे में कन्वर्ट नहीं होते। कुछ उसमें से हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, कुछ उसमें से रेडिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो हीट होने की वजह से ये मेटल हीट होना चालू हो जाता है। तो ये मेटल को कूल रखा जाए, ठंडा रखा जाए, इसके लिए यहाँ बीच में से वाटर का फ्लो कराया जाता है ताकि मेटल को धीरे धीरे क्या रखा जा सके? ठंडा कूल रखा जा सके। दूसरी बात है, ऐसा मेटल यूज करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो ताकि वो हीट होने से तुरंत मेल्ट ना कर जाए। मतलब हैवी मेटल, टंगस्टन वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बातें अपन को ध्यान रखना। थियोरेटिकली कैसा मेटल यूज करेंगे? नॉर्मल मेटल यूज नहीं होगा, मतलब सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है ये सब यूज नहीं होगा। हैवी मेटल यूज होगा। क्यों होगा हैवी मेटल यूज? क्योंकि इस प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस होगा उसका बहुत सारा सेक्शन हीट में कन्वर्ट होता है और वो हीट होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये मेल्ट नहीं कर जाना चाहिए। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई भी मेटल यूज होने वाला है। ठीक, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग वाटर का सप्लाई करते हैं। उसके मेटल के अंदर से एक ऐसा पाइप लगा देते हैं जो रेगुलरली उसमें वाटर के फ्लो को कराते रहता है ताकि उस हीट को एब्जॉर्व करके बाहर निकालता चला जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रेडिएशन होगा। जो एक्सरे है उसका वेवलेंथ निकालने का वही तरीका जो फोटोन के निकालने का तरीका होता है। अब एक्सरे दो प्रकार के होते हैं। एक्सरे दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड, दूसरा सॉफ्ट। एक्सरे का जो रेंज है वो 0.1 एंगस्ट्रम से लेकर के 100 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। तो 0.1 से 10, 0.1 एंगस्ट्रम से लेके 10 एंगस्ट्रम तक को हार्ड एक्सरे बोलते हैं और 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक को सॉफ्ट एक्सरे बोलते हैं। सॉफ्ट इसलिए क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी। वेवलेंथ जैसे ही बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी और वेवलेंथ कम रहेगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाले रेंज का वेवलेंथ छोटा है इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में, इसलिए इसे कहते हैं हार्ड और इसे कहते हैं सॉफ्ट। मतलब वेवलेंथ के दृष्टिकोण से एक्सरे को दो प्रकार में बांटा गया, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। ये बात भी, रेंज इंपॉर्टेंट है, कभी आएगा तो नहीं मेरे ख्याल से। ये हुआ। अब दो प्रकार और होते, एक होते कंटिन्यूस, एक होते कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ये मेटल के साथ टकरा रहा है, तो मेटल में तो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के बाद बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। तो मेटल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिट में सब जगह इलेक्ट्रॉन है। तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये जब जाके टकराएगा तो इसमें दो पॉसिबिलिटी थी। एक होती है कि वो कंटिन्यूस कोलिजन करता रहे, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक आदमी उधर से भागते हुए आया इस क्लास में, ऐसे इस साइड से उस कोने की तरफ सरपट भाग रहा है, तो उस प्रोसेस में वो चेयर से टकरा रहा है, फिर बेंच से टकरा रहा है, फिर किसी इंसान से टकरा रहा है, फिर आगे बैग से टकरा रहा है, ऐसे टकराते जा रहा था। हर स्टेप पे उसकी एनर्जी लॉस होगी। और एक इंसान आया भागते भागते यहीं टकरा के यहीं गिर गया, ठीक है, तो पूरी एनर्जी एक ही कोलिजन में लॉस होगी। तो जब पूरी एनर्जी एक ही कोलिजन में लॉस हो गई तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी उस प्रोसेस में जो एक्सरे होंगे उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा और इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा। उस सिचुएशंस में से कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कौन सा एक्सरे? और अगर आया और बहुत सारे मल्टीपल कोलिजन के ड्यूरेशंस में उसने, मतलब पहले कोलिजन पे थोड़ा एनर्जी लॉस किया उसका एक एक्सरे हुआ, दूसरे कोलिजन पे एक और एनर्जी लॉस किया उसका एक एक्सरे हुआ, फिर तीसरे कोलिजन पे एक और कोलिजन किया उसका एनर्जी मतलब एक्सरे हुआ, तो ऐसे मल्टीपल कोलिजन करता हुआ तब जाकर के खत्म हो रहा है उसकी पूरी एनर्जी। एक ही बार में पूरी की पूरी एनर्जी खत्म नहीं हो रही। तो ऐसे प्रोसेस में जो एक्सरे निकलता है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे।
मतलब दो प्रकार के एक्सरे होते हैं, कंटिन्यूअस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की संभावनाएं कम होती है, मतलब बार बार नहीं होती, बीच बीच में कभी कभी आएगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। बाकी मैक्सिमम टाइम जो एक्सरे रहेगा वो कौन सा एक्सरे रहेगा, कंटिन्यूअस एक्सरे। जब भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे रहेगा तो अचानक से सडनली इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी एक्सरे की, उस वक्त इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो उस ग्राफ को अगर देखेंगे तो इस प्रकार से रहता है, ऐसा टाइप का। ये हुआ पूरी की पूरी एनर्जी जब लॉस हो जाएगी तो उसके लिए लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम कहने का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कंडीशंस। ये हुआ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो इसमें ये सब जो एक्सरे है, ये जो ग्राफ का ये सेक्शन आपको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक का सेक्शन, यहां से लेके यहां तक का सेक्शन, फिर यहां से लेके यहां तक का सेक्शन, ये सब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एक्सरे है। और ये जो पिक दिख रहा है आपको, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। इसी को ब्रेमेस्टर-लंग कहते हैं, ठीक है। इसमें अब लाइन होता है के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, एल अल्फा लाइन, एल बीटा लाइन, एम अल्फा लाइन, एम बीटा लाइन। वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो किसी न किसी सेल के, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आया और ये सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से टकराया और पूरी की पूरी एनर्जी यहीं पर खत्म कर दिया, और वो एनर्जी इतना सफिशिएंट था कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो इस जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट में अगर ये आ गया तो ऑर्बिट में घूमने के लिए स्पीड चाहिए होता है। अगर हम कोई चीज ऑब्जर्व, जैसे कि हम लोग सैटेलाइट को जब छोड़ते हैं अर्थ के बाहर, तो वो कांस्टेंट हाइट पे जाके कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कराते, तब वो घूमते रहता है। अगर वहां ले जाके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो सैटेलाइट जैसा काम, फिर वो घूमेगा नहीं, फिर वापस गिर जाएगा। तो किसी ऑर्बिट में पर्टिकुलरली सेट रहने के लिए वहां सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होना चाहिए, तब जाकर के वो सेट रहेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक स्पीड की जरूरत होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, वो इलेक्ट्रॉन इसको टकराया और अपनी पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, ये तो भग गया। और ये यहाँ है लेकिन इसकी एनर्जी है ही नहीं, इसके पास स्पीड ही नहीं बचा, इसके पास स्पीड नहीं बचा। तो इस ऑर्बिट में घूमने के लिए जो मिनिमम स्पीड की जरूरत होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r की जरूरत होती है, वहां v है ही नहीं, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा नहीं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा नहीं, मतलब ऑर्बिट वाले वैकेंट प्लेस को ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर के अपना पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करने वाला। वो वैकेंट प्लेस रहेगा, उसको ऑक्यूपाई करेगा उसके हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात आपको समझ में आया? मतलब जो जाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में आ जाता है, मतलब वो धीरे से फिर निकल जाएगा न्यूक्लियस से, मतलब एटम से बाहर, वो वहां रहेगा नहीं, वो उस इलेक्ट्रॉन के वैकेंट प्लेस को ऑक्यूपाई नहीं करने वाला। अब यहाँ पर खाली हो गया, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसको एनर्जी दे दिया, इसकी उतनी एनर्जी दे दिया जितना कि ये इनफाइनाइट पे चला जाए, चला गया, इस जगह खाली हो गया। इस जगह को भरने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा। तो जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस प्रोसेस में जो गैप ऑफ एनर्जी, उतना का रेडिएशन होगा कि नहीं होगा? जैसे थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आया तो जो गैप होगा उतना रेडिएशन होगा फोटोन के टर्म में। उसी तरीके से फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आया तो जो गैप ऑफ एनर्जी उतना का रेडिएशन होगा। तो वो जो रेडिएशन है वो रेडिएशन है करस्पॉन्डिंग टू ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का इंटेंसिटी है, उसकी एनर्जी सडनली ज्यादा हो जाती है, इसलिए इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। और वो तब होता है जब एक ही कोलिजन में अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दे दे और उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से वो क्या कर दे, बाहर कर दे। तब जो निकलने वाला रेडिएशन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। और ऐसे किसी को इलेक्ट्रॉन से टकराए पर उसको बाहर ना निकाल पाए, बस टकराया, टकराने के प्रोसेस में थोड़ा एनर्जी लॉस किया, उस एनर्जी का रेडिएशन में कन्वर्जन हुआ, वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस एक्सरे। ये बात जम गया। अब के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, के गामा लाइन का मतलब क्या हुआ? तो अब हमको पता है, आपको मालूम होगा। पहला ऐसे ऑर्बिट नंबर 1 2 3 ऐसे प्रकार का होता है। तो पहला जो सीरीज है वो कौन सा सीरीज है? के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। मान लो वैकेंट प्लेस पहले पोजीशन पे क्रिएट हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट में क्रिएट हुआ वैकेंट प्लेस। उसे भरने के लिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एल से भी आ सकता है, एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है, उसके ऊपर से भी आ सकता है। तो जस्ट ऊपर से जो आया इसके करस्पॉन्डिंग जो निकला, चूंकि के में आ रहा है और जस्ट ऊपर से आ रहा है तो उसे कहते हैं के अल्फा।
ठीक है। अब उसके दूसरे वाले से अगर आया तो उसे बोलेंगे के बीटा। फिर उसके ऊपर से आया तो के में ही आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, के गामा। मतलब अगर ऑर्बिट नंबर 1 में वैकेंट प्लेस खाली हुआ, उसको भरने के लिए जस्ट ऊपर सेकंड ऑर्बिट से चीजें आया तो अल्फा लाइन कहलाएगा, एक और ऊपर से आया तो बीटा लाइन कहलाएगा। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में जैसा होता है, कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा पोजीशन फिर बीटा पोजीशन फिर गामा पोजीशन, सिमिलरली वैसे ही चलता रहेगा। जस्ट ऊपर वाला लाइन अल्फा, उसके ऊपर वाला लाइन, उसके ऊपर वाला लाइन, यही सीक्वेंस होता चला जाएगा। सिमिलरली अगर ये वैकेंट प्लेस के में नहीं शुरू होकर के एल में आया हो तो फिर एम से जो आएगा वो क्या कहलाएगा, एल अल्फा। एन से जो आएगा वो क्या कहलाएगा, एल बीटा। तो आपको अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, के गामा लाइन कैसे तय करेंगे। के सीरीज में मतलब अगर के अल्फा बोला इसका मतलब वैकेंसी कहाँ क्रिएट हुआ, और अगर एल अल्फा बोला तो वैकेंसी कहाँ क्रिएट हुई, और अगर एम अल्फा बोला जाएगा तो वैकेंसी कहाँ क्रिएट हुई, एम। ठीक है, तो जो के एल एम है उससे ये तय होगा कि वैकेंसी कहाँ क्रिएट हुई। ठीक है, और अल्फा का मतलब जस्ट ऊपर से आया, बीटा का मतलब एक और घर आगे से आया है, और गामा का मतलब एक और घर आगे से आया। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें आपको पहचानने बोल देगा कि ये बताओ कि कौन सा के अल्फा है कौन सा के बीटा। ऐसा बोलेगा कि दोनों में से कोई एक के अल्फा और के बीटा है, आप पहचानो कि कौन सा के अल्फा और कौन सा के बीटा है। तो अपन कैसे तय करेंगे, तो अपन इसके पोजीशन से तय करते हैं, ये पिक से तय नहीं करेंगे, अपन इसके पोजीशन से तय करेंगे। देखो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग का वेवलेंथ ये, और इस इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये। तो वेवलेंथ कौन सा बड़ा है बताओ, ये वाला वेवलेंथ, ये वाला वेवलेंथ। जो वेवलेंथ बड़ा होगा उसकी एनर्जी कम या ज्यादा, एनर्जी कम या ज्यादा। अब आप खुद ही तय कर लो कि ये वाला गैप की एनर्जी कम होगा कि ये वाला गैप की एनर्जी कम होगा। अल्फा वाले की एनर्जी कम ना, फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट थर्ड एनर्जी गैप कहाँ कम है, कम है ना एनर्जी। वेवलेंथ की बात ज्यादा होगी, एनर्जी पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी उसमें हाइड्रोजन में -13.6, दूसरे का -3.4, गैप कितने का हुआ, तीसरे का एनर्जी गैप कितने का, अब गैप ही नहीं पता है, ये सब याद रहना चाहिए। 12.1। ठीक है, तो पहले वाला दूसरे का बीच का गैप 10.2 का है, और पहले और तीसरे के बीच का गैप, तो बड़ा एनर्जी गैप कौन सा हुआ, पहले और तीसरे में ना। तो ऐसा ही तो हमेशा ही रहेगा, गैप की बात कर रहा हूँ मैं, एनर्जी की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। एनर्जी गैप जो होगा वही तो रेडिएशन में कन्वर्ट होने वाला है, उसी से वेवलेंथ आने वाला है। तो एनर्जी गैप जो होगा, ये वाला एनर्जी गैप छोटा है और ये वाला एनर्जी गैप बड़ा है। तो ये वाला एनर्जी गैप छोटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बड़ा होगा, ये वाला एनर्जी गैप बड़ा है तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ छोटा होगा। तो ये वाला वेवलेंथ छोटा का मतलब ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा बड़ा गैप। तो अगर के अल्फा और के बीटा ही हमारे पास रास्ते हैं, उसी दोनों में चुनना है, तो हम इसे बोलेंगे के बीटा और इसे बोलेंगे के अल्फा। क्या ये बात आपको समझ में आया? इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, के अल्फा, के बीटा और के अल्फा। ठीक है, कैसे तय करें, आपको ये बात समझ में आया? इंटेंसिटी से सीधा सीधा कहाँ पे देखेंगे, वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ छोटा होगा इसका मतलब उसकी एनर्जी, तो जिसका गैप ज्यादा होगा वो पहले आएगा, जिसका गैप कम होगा वो बाद में आएगा। इसी तरीके से तीन के बीच में अगर कंपेयर करने के बता दिया जाएगा, ऐसा तीन पिक दे देगा, बोलेगा के अल्फा के बीटा और के गामा के बीच में कंपेयर कर दो, सबसे पहले कौन आएगा, के गामा, फिर के बीटा, देन के अल्फा, सबसे आखिरी में के अल्फा आएगा, क्योंकि अल्फा वाली लाइन की एनर्जी गैप बाकी के रिस्पेक्ट में कम है। बात जम गया, हाँ या ना? तो ये एक्सरे में इतनी ही सारी बातें होती हैं जो आपको पूछा जा सकता है। एक होता है मोसले लॉ, जो आपको पहले से मालूम होगा। क्या है मोसले लॉ बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू जेड माइनस बी, ये होता है मोसले लॉ। इसमें a और b फॉर के अल्फा लाइन याद रखना। के अल्फा लाइन के लिए a की वैल्यू होती है √3rc/4 और b की वैल्यू होती है 1। b मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऐसा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट। b की वैल्यू 1, a की वैल्यू इतना। ये है मोसले इक्वेशन से, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, मतलब a इंटू जेड माइनस
बी। ठीक है, इतनी बातें मतलब पूरी एक्सरे खत्म हो गई। मैंने पूरा एक्सरे को एकदम शॉर्ट में समराइज कर दिया। अगर आया तो, वैसे आएगा, नाम आ सकता है, ठीक है, नाम आ सकता है, नाम से नहीं घबराना है। एक्सरे आ जाए कि गामा रेज आ जाए कि कॉस्मिक रेज आ जाए, सब फोटोन है, सब क्या है, फोटोन है। तो नाम वर्ड से नहीं घबराना। जैसे पिछले बार जो सवाल आया था उसमें जो गलत हुआ ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से का फॉर्मूला बता दिए, जबकि एक्सरे का बोला गया था फॉर्मूला, बराबर। तो एक्सरे फोटोन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो मैटर वेव है, दोनों अलग अलग चीज है। आप मिक्स करेंगे तो आपका फॉर्मूला मतलब गलत हो जाएगा, एक में रूट आ जाएगा, एक में बिना रूट का आएगा, बराबर। समझ रहे बातें? यही था ना सवाल पिछले साल। हाँ, तो मिस्टेक इसलिए हुआ क्योंकि आपने मिक्स कर दिया। आपको ध्यान रखना, मैटर वेव अलग है, चाहे वो कोई भी मैटर वेव हो, अल्फा पार्टिकल हो, बीटा पार्टिकल हो, गामा पार्टिकल हो, सॉरी गामा तो हो नहीं सकता, गामा ये अल्फा बीटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब न्यूट्रॉन, कोई भी मैटर वेव हो, ठीक है, उसका डी ब्रॉगली के हिसाब से सोचना है। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको फोटोन के हिसाब से सोचना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गामा भी आ जाएगा, एक्सरेज भी आएगा, इंफ्रारेड भी आएगा, माइक्रोवेव भी आएगा, सब आ जाएगा, कॉस्मिक रेज भी आएगा, सबको फोटोन लाइट के हिसाब से सोचना है, मतलब प्लंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से सोचना है, दोनों को मिक्स नहीं करना। तो अगले साल सवाल अगर आएगा एक्सरे का तो एक्सरे का नाम दिखेगा, ये सब इतनी सारी बातें नहीं दिखेगा, फिर भी मैंने आपको कर दिया, आप लिख लो, सभी को समराइज करके लिख लो। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन accelerated by 200 electron volt, sorry 200 volt, accelerated by 200 volt if total energy, total kinetic energy converted to X-ray, then find its wavelength. Then find its wavelength. तो 1240 बाय 200 करके फटाक से निकाल दो। 1240 बाय 200, ये नैनोमीटर ना, तो 60 कितना 6.2 नैनोमीटर। तो इसे एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे तो 620 आ गया क्या, 62 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगला सवाल एक और। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 400 वोल्ट if efficiency is 20%, then find cutoff wavelength of X-ray. cutoff wavelength of X-ray. अब ये परसेंटेज वाला भी मैंने दे दिया आपको, ये भी कर लो आप। तो 1240 बाय 80 करेंगे, 20% का मतलब 80, इतना नैनोमीटर। कट ऑफ या थ्रेशोल्ड जो भी बोला गया सवाल के अंदर। बराबर, चलिए। सेमीकंडक्टर नाम से तो आपको पता ही है, आधा कंडक्टर, बीच वाले लोगों को जानते हैं ना आप, हाँ, तो वही है ये। ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टीज ना इधर है ना कंडक्टर की तरह, ना ही इंसुलेटर की तरह, उसको कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग अगर एनर्जी बैंड डायग्राम से समझे तो आपको ये पता है कि न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां होता है उसे वैलेंस शेल कहते हैं, मतलब उसकी एनर्जी को वैलेंस बैंड कहेंगे। और उसके बाहर के जो ऑर्बिट है, जिसे एक्साइटेड स्टेट अपन कहते हैं, उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो इसे एनर्जी डायग्राम के हिसाब से समझे, बैंड डायग्राम के हिसाब से
ये सब बातें हट गया है वैसे, फिर भी पढ़ने के लिए ज़रूरी है समझना। ये हुआ वैलेंस बैंड और ये हुआ उससे थोड़ा सा ऊपर कंडक्शन बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है नॉर्मली वो कहाँ पर घूमते रहता है? वैलेंस बैंड के अंदर घूमते रहता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से किसी प्रकार का कोई करंट जनरेट नहीं होता है, वो तो हमेशा ही घूमते रहेगा। और उस वक्त जो मोशन उसे कहते हैं कौन सा मोशन? रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है, वैलेंस बैंड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से किसी प्रकार का कोई करंट क्रिएट नहीं होता है और उस मोशन को हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। उसका नेट इफेक्ट 0 होता है। लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो बीच का जो गैप है इसे कहेंगे एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाएगा। ये एनर्जी गैप के हिसाब से तय होने वाला है कि जो मटेरियल्स है हमारे पास वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। अगर ये गैप बहुत कम हो या यूँ समझे कि हो ही ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, उस सिनेरियो में जो डिवाइस मतलब जो मेटल है, जो चीज़ें हैं उसे हम बोलेंगे कंडक्टर। जो मटेरियल है उसे क्या बोलेंगे? कंडक्टर। अगर ये गैप एक लिमिट से ज़्यादा हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशंस में उस मटेरियल को बोलेंगे इंसुलेटर। और जो बीच वाले हो, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, उसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे उसे? सेमीकंडक्टर। तो डेटा के हिसाब से ऐसा है कि ये गैप 0 हो तो मेटल मतलब कंडक्टर, ये गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में कुछ होता हो तो उसे बोलेंगे सेमीकंडक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा अगर ये गैप होना चालू हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं फिर इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर में बहुत आराम से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है क्योंकि ये गैप बहुत कम है। सेमीकंडक्टर में यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए जो गैप ऑफ एनर्जी है उतना देना पड़ेगा तब जा करके, चाहे आप वो हीट के फॉर्म में दीजिए, टेम्परेचर के फॉर्म में दीजिए या किसी और प्रकार से दीजिए, लेकिन उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके वहाँ जाएगा। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके वहाँ जाएगा तो कंडक्शन बैंड में होने वाले मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का क्रिएशन होता है। ठीक है, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा तो इस जगह एक वैकेंसी क्रिएट होती है, उसे कहते हैं होल्स। ठीक है, जिसका इफेक्टिव मास क्या? होल्स का मतलब अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां एक्चुअली में कुछ है नहीं, बट उसे माना जाता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और प्रोटॉन के जैसा है, तो उसकी इफेक्टिव मास को इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा माना जाता है। क्या माना जाता है? इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा माना जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो ज्यादा होती है और होल्स की जो मोबिलिटी होती है थोड़ी कम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत फास्ट चलेंगे और होल्स उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा स्लो चलेंगे। मोबिलिटी उसकी कम है क्योंकि उसे माना जाता है कि उसका मास थोड़ा ज्यादा है, बराबर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन वहां गया तो होल्स कहाँ क्रिएट हुआ? वैलेंस बैंड में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कंडक्शन बैंड में। तो होल्स के मूवमेंट वैलेंस बैंड में होने की वजह से करंट का क्रिएशन होगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्शन बैंड में होने की वजह से करंट का क्रिएशन होगा। मतलब कुल मिलाकर के जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है उसमें चार्ज कैरियर 2 प्रकार के होते हैं। मतलब करंट के प्रोडक्शन के लिए 2 प्रकार के चार्ज कैरियर की जरूरत होगी। कौन कौन सी? होल्स और इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 वजह से करंट का क्रिएशन होगा सेमीकंडक्टर के अंदर में। अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में चूंकि ये गैप है ही नहीं, तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन वहां गया उतना ही जल्दी वापस आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा देर तक होल सर्वाइव ही नहीं करते। तो इसका मतलब होल्स का कॉन्सेप्ट हम कंडक्टर में लगाते ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसका कॉन्सेप्ट रहता है कंडक्टर के अंदर? इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट रहता है। तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होते हैं उसके लिए एक ही चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही जो है करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब सेमीकंडक्टर में बात करेंगे तो 2 प्रकार के चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। होल्स जो प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो तो बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा, ठीक है। बाहर निकलेगा तो फिर न्यूक्लियस टूट जाएंगे, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है वो अंदर में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से, जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, होल्स मतलब वर्चुअल पार्टिकल है, वो एक्चुअली में कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन उसे माना जाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और उसके मास को माना जाता है, कंसीडर किया जाता है थोड़ा सा मास ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में, इसीलिए उसकी मोबिलिटी थोड़ी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्शन बैंड में होगा तो करंट क्रिएट करेगा, होल्स का मूवमेंट वैलेंस बैंड में होगा तो करंट क्रिएट करेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया तो जाने में कुछ समय लगेगा, फिर आने में कुछ समय लगेगा। जितने देर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहा, ऐसा तो नहीं कि सदा सदा के लिए चला गया। हर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है वापस नीचे आने की, जंप लगाने की नीचे, क्योंकि स्टेबल वो नीचे ही ज्यादा है, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऊपर चला गया तो एनर्जी उसका ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो गई।
तो वो तो मजबूरी में गया, या यूं समझे कि उसे धक्का दे के बाहर भेजा गया, हमने हीट सप्लाई की, हमने एनर्जी सप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, लेकिन वो ज़्यादा देर ऊपर नहीं रहेगा, उसका मन होगा कि वापस से हम नीचे आ जाए। तो जब वो नीचे आएगा तो उस प्रोसेस में जितना टाइम उसने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय जितना देर उसने वहाँ गुजारा, कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में, उसे कहते हैं उसका मीन लाइफ, एवरेज लाइफ। क्या लाइफ? मीन लाइफ। क्योंकि एक बार वहाँ जाकर के गुजारेगा ऐसा तो नहीं है, फिर से जाएगा, कभी बार थोड़ा ज़्यादा, कभी बार थोड़ा कम, अलग अलग टाइम होगा। सभी टाइम का जब एवरेज निकालते हैं तो जितना देर एक इलेक्ट्रॉन वहाँ रहता है उसे कहते हैं हम लोग कौन सा लाइफ? मीन लाइफ। इस प्रोसेस में ये जो बैंड गैप, दोनों बैंड गैप के बीच का जो प्रोसेस, जो हिस्सा है, वहाँ पर प्रैक्टिकली कोई इलेक्ट्रॉन पहले से रहता नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाते रहता है या वहाँ से यहाँ आते रहता है, तो बीच में भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं दिख जाते हैं। तो जहाँ जो इलेक्ट्रॉन दिख जाते हैं उसमें से जो सेंट्रल लाइन होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन की मिलने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, और उसे कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। कौन सा एनर्जी लेवल? जो प्योर कंडीशंस है, प्योर सेमीकंडक्टर, उस सिचुएशंस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिल्कुल मिडिल में होता है फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल का डेफिनेशन ही है ऐसा एनर्जी लेवल बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस हाफ हो, 1/2 हो, प्रोबेबिलिटी 1/2 हो, उसे कहते हैं हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल। प्योर में ये बिल्कुल सेंटर में होता है, पी टाइप में ये नीचे होगा, एन टाइप में ये ऊपर होगा। पी टाइप में कहाँ होगा? मतलब वैलेंस बैंड के पास, और एन टाइप में कहाँ होगा? कंडक्शन बैंड के पास, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाते हैं और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन के नंबर कम रहते हैं, होल्स के नंबर ज्यादा होते हैं, तो इसलिए पी टाइप में वो वैलेंस बैंड के पास रहेगा और एन टाइप में वो कंडक्शन बैंड के पास रहेगा, और प्योर वाले में कहाँ होगा? बीच में होगा, सेंट्रल लाइन पे होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया? ठीक, तो लिखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। पहले लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, material has 3 types। पहला लिख लेंगे कंडक्टर, फर्स्ट लिख लेंगे कंडक्टर, इसमें लिखेंगे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट ओवरलैप ईच अदर। इसमें डेल्टा एनर्जी गैप टेंड्स टू 0। डेल्टा एनर्जी गैप टेंड्स टू 0। ये वाला डायग्राम बनाएंगे कंडक्टर वाला, इसमें लिख देंगे ओनली इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करेंट, ओनली इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ करंट के लिए, ओनली इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। इंसुलेटर, उसके बारे में लिखेंगे द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड is more than 3 electron volt। Normally it not allowed conduction। नॉर्मली इट नॉट अलाउ कंडक्शन, लेकिन इसमें भी अगर किसी प्रकार से हम एनर्जी दे दिए इतना जितना कि गैप है तो कंडक्शन हो सकता है, बट वो एनर्जी देना थोड़ा मुश्किल होता है, नॉर्मली हम दे नहीं सकते, इसलिए नॉर्मल कंडीशंस में इंसुलेटर करंट का फ्लो नहीं कराता है। बट अगर किसी प्रकार से हाई टेम्परेचर वगैरह लगा करके, कुछ तिकड़म लगा करके इसको उतना एनर्जी दे दिए कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच जाए, तो फिर यहाँ भी कंडक्शन होना चालू हो जाएगा। इसमें लिखेंगे एनर्जी गैप, ऐसा एक डायग्राम बना दीजिए पहले। एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जनरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब रहता है फर्मी एनर्जी लेवल।
द एनर्जी लेवल बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड where the energy level between valence band and conduction band where the energy level between valence band and conduction band where probability of finding an electron is probability of finding an electron is probability of finding an electron is half 1/2 1/2 ठीक है। लिखेंगे इन प्योर सेमीकंडक्टर, इसी में इन प्योर, इन अलग प्योर अलग, प्योर सेमीकंडक्टर फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं सॉरी फर्मी एनर्जी लेवल FEL फर्मी एनर्जी लेवल लाइज बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, फर्मी एनर्जी लेवल। नीचे ऐसे छोटे छोटे डायग्राम बना देंगे, पी टाइप बाद में तो पढ़ने ही वाले हैं। पी टाइप में ये गैप नियर टू पी रहता है, नियर टू वैलेंस बैंड, और एन टाइप में ये नियर टू कंडक्शन बैंड होता है। Two types of charge carrier, electron and holes responsible for flow of current in semiconductor. Two types of charge carrier, electrons and holes responsible for flow of current in semiconductor. Two types of charge carrier, electrons and holes responsible for flow of current in semiconductor. In semiconductor. अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, movement of electron in valence band is not responsible for current, not responsible for current. Movement of electron in valence band not responsible for current, not responsible for current. अगला point, when electrons move from valence band to conduction band, then holes created in valence band. When electron move from valence band to conduction band, then holes created in valence band. होल्स के बारे में लिख लेंगे, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं हम लोग, इफेक्टिव मास मोर देन इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। वैसे ये अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बस वर्चुअली वहां पे कुछ होता नहीं है। इसकी मोबिलिटी जो है वो लेस देन इलेक्ट्रॉन होता है। एक चीज ये होता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें टेम्परेचर के बढ़ाने से यहाँ पर जो अल्फा होता है थर्मल कोएफिशिएंट वो नेगेटिव होता है। कंडक्टर में ये पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर में थर्मल कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ाने से यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती, इसीलिए ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। यहाँ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं उसे कौन सा रेजिस्टेंस बोला जाता है? इसे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोला जाता है, नॉन ओमिक बोला जाता है। ठीक है, इसमें जैसे जैसे ग्राफ आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर जो रेजिस्टेंस डिफाइन होता है उसे कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस।
और ये हम लोग निकालते हैं कैसे, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट करके, ऐसे निकालते हैं कि छोटे से गैप में स्मॉल चेंज इन वोल्टेज से कितना करंट में चेंज हुआ, उसका जो रेशियो होगा उसी को कहते हैं हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे, यही लिख दो, लिखाऊं क्या, आप लिखो, अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। डायनामिक रेजिस्टेंस चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट होगा, मतलब टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर और एट वेरी हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टर। यहीं पे लिख लेना, एट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब 0 केल्विन, सेमीकंडक्टर किसके तरह बिहेव करेगा, एज इंसुलेटर। और एट हाई टेम्परेचर, वेरी हाई मतलब इनफाइनाइटली हाई, सेमीकंडक्टर एज कंडक्टर। अगर हम मोबिलिटी की बात करते हैं या कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो पहले करंट डेंसिटी J, इसका फॉर्मूला था N इंटू ई इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था ना करंट में। तो जो टोटल मतलब करंट डेंसिटी होगा, तो यहाँ दो प्रकार के करंट डेंसिटी होंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू होल्स। तो ये तो कंडक्टर के लिए लगा, कंडक्टर के लिए लगा। अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए बात करेंगे, सेमीकंडक्टर के लिए बात करेंगे तो जो करंट डेंसिटी होगा, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स इनटू वेलोसिटी ऑफ होल्स, ऐसा ये हो जाएगा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, दोनों के डायरेक्शंस ऑफ करंट सेम होंगे, मूवमेंट क्योंकि हमेशा अपोजिट होगा। करंट का जो फ्लो होता है वो कौन सी डायरेक्शन होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन के फ्लो और अपोजिट टू सेम टू प्लस चार्ज। तो होल्स के डायरेक्शंस में करंट का डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शंस में करंट होगा। तो हमेशा होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट चलने वाला चीज है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के अपोजिट चलने वाला चीज है, तो दोनों की वजह से जो करंट का डायरेक्शन होगा वो सेम ही होगा, इसीलिए हमने ऐड करे। ठीक है, अब यही जो है कंडक्टिविटी का यहाँ टर्म होता है एक सिग्मा, सिग्मा बोले तो कंडक्टिविटी, इसके बारे में आपको पता होगा। ये जो है वैसे सेमीकंडक्टर में जब जाएंगे तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू ई इंटू मोबिलिटी, N इंटू ई इंटू मोबिलिटी। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज इंटू मोबिलिटी, म्यू मोबिलिटी। अब यहाँ पर जो टर्म होगा तो इसमें क्या टर्म होने वाला है, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों वाले हैं, दोनों का चार्ज तो हम सेम ही कंसीडर करेंगे, बस मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, प्लस और माइनस अलग अलग होंगे। तो प्लस और माइनस से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सीधा सीधा बात करेंगे तो यहाँ पर E इंटू एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। ठीक है, ये हो जाएगा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, आगे चल करके और देखेंगे तो एक और फॉर्मूला होता है एन आई का स्क्वायर इक्वल टू एन ई इंटू एन एच। ये ऑलवेज वैलिड है, प्योर रहेगा तभी और इम्प्योर रहेगा तभी, ऑलवेज वैलिड मतलब प्योर में भी सेम और इम्प्योर में भी सेम, प्योर एंड इम्प्योर दोनों में सेम। लिखते छोटा सा टॉपिक डाल देंगे, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। तो करंट डेंसिटी और मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये सब रिलेशन लिख डालेंगे। कर रहे हैं तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप वो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो के लिए ध्यान रखना है। सिलिकॉन के लिए कोई बता पाएंगे, 1.7 और उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसके लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप। और यहीं एक चीज आगे चल के पढ़ेंगे, डिप्लेशन पोटेंशियल, जो पी टाइप और एन टाइप में जाके जनरेट होने वाला, ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी यहीं से ध्यान रख लें, दोनों डेटा एक साथ कन्फ्यूजन होते हैं। ये होते हैं 0.7 वोल्ट और ये होता है 0.3 वोल्ट। मतलब जो गैप है वो दोनों में 0.4 का रहने वाला। देखिए यहाँ पर भी गैप 0.4 का है और यहाँ भी गैप 0.4 का। गैप दोनों से चीज में सेम है, पर एनर्जी गैप 1.1 0.7 है और डिप्लेशन पोटेंशियल 0.7 और 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए दोनों डेटा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होने वाला है, इसे आप लिख लो। सेमीकंडक्टर की, प्योर सेमीकंडक्टर में वैसे जो सेमीकंडक्टर होते हैं पीरियोडिक टेबल में जनरली कौन सा ग्रुप एलिमेंट है, ये 14th ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सिलिकॉन की बात करते हैं, ये क्रिस्टल सॉलिड है, एफसीसी सॉलिड स्टेट तो आप जानते होंगे, बीसीसी, एफसीसी। एफसीसी इसका वो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है, सभी कोवेलेंट बॉन्ड नॉर्मल सिचुएशंस में बना हुआ है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में प्योर सेमीकंडक्टर में Ne और NH की वैल्यू सेम होती है और ये इक्वल टू Ni के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर नॉर्मल सिचुएशंस में Ne और NH का नंबर्स बहुत कम रहेगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड इसमें से ब्रेक होंगे और अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, सिमिलरली नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा इसका मतलब हमने क्या दिए, एनर्जी दिए। और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेकर के। तो जैसे कंडक्शन बैंड में गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया कंडक्शन बैंड में, नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ गया वैलेंस बैंड में, दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से Ne और NH दोनों के नंबर बढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने से Ne के नंबर भी बढ़ेंगे और NH के नंबर भी बढ़ेंगे, दोनों नंबर्स बढ़ेंगे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है वो इतना ही रहेगा, सिलिकॉन के लिए 1.1 और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे हम लोग, तो इम्प्योरिटी जब मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, ताकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स के नंबर को चेंज कर सके, मतलब उसके कंसंट्रेशन को बदल सके। और हमको ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर मिलेगा तो बहुत इजीली वहाँ करंट का फ्लो हो पाएगा। तो करंट के फ्लो को बढ़ाने के लिए हम लोगों को चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन है उसे बढ़ाना पड़ता है, उसे चेंज करना पड़ता है। प्योर जब भी हम यूज करेंगे तो हर बार Ne और NH बराबर होगा, बढ़ेगा तो दोनों, कम होगा तो दोनों, ठीक है। तो जो हमारी प्रॉपर्टी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके साथ वो मैच नहीं करता और उसके नंबर्स बहुत कम होते, बढ़ाने के साथ भी वो नंबर बहुत कम ही रहते। तो ऑल ऑफ सडन अगर हमको चार्ज कैरियर बढ़ाने हैं तो उसके लिए हमको इम्प्योरिटी मिक्स करना पड़ता है। तो इम्प्योरिटी दो प्रकार से मिक्स करते हैं, या तो उससे पहले वाला को मिक्स करते हैं, मतलब 13th ग्रुप एलिमेंट को मिलाते हैं, या फिर 15th ग्रुप एलिमेंट को मिलाते हैं। तो ये जो प्योर है, प्योर का मतलब इंट्रांजिक कहते हैं इसे, नाम इसका इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर। तो अगर हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। जब किसी सेमीकंडक्टर में कुछ मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, कुछ चावल दाल मिक्स करेंगे उसमें, तो वो जो बनेगा उसे क्या बोलते हैं, नहीं खिचड़ी तो उसे कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं उसे, डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग का प्रोसेस करके हम लोग क्यों करना चाहते हैं डोपिंग, ताकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाए, ठीक है। अब डोपिंग करने के भी दो प्रकार हैं कि 13th ग्रुप एलिमेंट मिलाएंगे या 15th ग्रुप में एलिमेंट मिलाएंगे। तो इसलिए डोपिंग करने के प्रकार से ये तय होने वाला है कि जो हमको बन के तैयार हुआ वो पी टाइप होने वाला है या फिर एन टाइप होने वाला। तो दोनों पी टाइप या एन टाइप जिस रेंज में आएगा उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी लिखना मत, बाद में आप इसे लिख लेना, मैं कुछ कुछ बातें लिखा देता हूं। ये कैसे जनरेट होगा, जब हम इसमें क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे प्योर वाले में, तब वो जनरेट होगा। इसके दो प्रकार होने वाले, एक पी टाइप और दूसरा
एन टाइप। पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज होगा और एन टाइप नहीं, ऐसा नहीं है। ना पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज होगा ना ही एन टाइप पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होगा। सेमीकंडक्टर किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो प्योर चाहे इम्प्योर, सब के सब न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होते हैं, और जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो भी न्यूट्रल ही होते हैं। तो पी टाइप जो है मतलब ये न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, और ये वाला भी न्यूट्रल होता है। कोई चार्ज कैरियर मतलब एक्स्ट्रा में चार्ज डेवलप नहीं होता। चार्ज कब डेवलप बोलेंगे? जब कहीं बाहर से चीजें इलेक्ट्रॉन आ जाए या इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला जाए सिस्टम से, तो हम कहेंगे कि उस पर चार्ज आया है। यहाँ पर सिस्टम में ना तो इलेक्ट्रॉन आता है ना ही सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जाता है। जो भी रहता है वो सिस्टम के अंदर ही रहता है। जो भी चेंजेज होते हैं वो सिस्टम के अंदर ही चेंजेज होते हैं। बाहर से कोई चेंजेज, ऐसा कोई एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या कोई से इलेक्ट्रॉन सिर्फ आ रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए ये सब के सब न्यूट्रल होते हैं। पी टाइप मतलब कब होंगे? जब हम 13th ग्रुप एलिमेंट मिक्स करेंगे, 13th ग्रुप मिक्स करेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम को। तो जब हम एल्यूमिनियम मिक्स करेंगे तो बहुत सारे सिलिकॉन में बीच में मैंने एक सिलिकॉन को हटा करके एल्यूमिनियम डाल दिया, इम्प्योरिटी डाल दिया। तो ये सब कोवलेंट बॉन्ड बनाना था, वो बना लिया। अब देखो एल्यूमिनियम तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 तो बना नहीं सकता। तो इस सिचुएशंस में ये सिलिकॉन का तो अपना इलेक्ट्रॉन है ही, बट यहां पर कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या बढ़ गया? होल्स के नंबर बढ़ गए। तो इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। मतलब इसमें होल्स जो है वो मेजॉरिटी में हो जाता है। इसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोल देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाता है, माइनॉरिटी में चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम हो जाते हैं और होल्स के नंबर ज्यादा हो जाते हैं। बट यहाँ जो एल्यूमिनियम हमने डाले, जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो एक्चुअली में एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 ही है। ये पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, यहाँ से वो सिस्टम से बाहर चला जाता, तो इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होते। अभी सभी सिलिकॉन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन है और सभी एल्यूमिनियम का अपना 3 इलेक्ट्रॉन है। ना तो एल्यूमिनियम ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ना ही सिलिकॉन ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया है। इसलिए इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, बस इसमें फर्क क्या आया? चूंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पर एक वैकेंट जैसा प्लेस क्रिएट हो रहा है, और जिसको हम कहते हैं हमेशा होल्स। तो ये जो होल्स है उसके नंबर बढ़ गए, तो वो आ गए मेजॉरिटी में, और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर उसके रिस्पेक्ट में कम हो गए, मतलब जितना थे उतना ही रह गए, होल्स बढ़ गए। तो इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन को तब बोल देंगे माइनॉरिटी और होल्स को बोल दिया हमने मेजॉरिटी। बराबर। अब एन टाइप की अगर बात करेंगे, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग 15th ग्रुप मिक्स करते हैं। 15th ग्रुप मिक्स करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फास्फोरस, ये मिक्स कर देंगे। तो अगर हम इसका वो बनाएंगे सिलिकॉन, एक को मैंने फास्फोरस से रिप्लेस कर दिया, तो फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 उसने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिया, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में बच गया। तो इसीलिए इसकी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन के नंबर यहाँ ज्यादा हो गए होल्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया मेजर, होल्स हो गया माइनॉरिटी। इसमें भी इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़े हैं, मतलब ऐसा नहीं कि फास्फोरस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। फास्फोरस का अपना ही इलेक्ट्रॉन था, वो वहां पर खाली बस बैठा हुआ है। इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, ना ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। इसलिए इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। बस इसके सेंस हम लोग एक प्रकार से समझते हैं कि नेगेटिव, और पी का सेंस पॉजिटिव समझते हैं। सेंस तक ही बात है, पर दोनों के दोनों क्या है? न्यूट्रल है। बात जम गया इतना? तो अब लिखते हैं सब इसके बारे में। पहले लिख देंगे प्योर सेमीकंडक्टर।
हाँ बस ऐसे ही लिखो ना, क्या लिखा हूँ मैं, डोपिंग बस लिख लेना। डोपिंग जो है वो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटी को डोपिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डोपिंग को मतलब इम्प्यूरिटी को। एकदम शॉर्ट में सभी बातें बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े सेमीकंडक्टर में। लेकिन एक बार एनसीईआरटी रीड करना जरूरी होता है। कुछ लेसन होते हैं फिजिक्स में जिसमें एनसीईआरटी रीड करना पड़ता है, जैसे कि ईएम वेव, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि सेमीकंडक्टर, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं जो कम से कम एनसीईआरटी रीड करना चाहिए। बाकी सभी लेसन रीड करें तो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो कम से कम रीड करना पड़ता है। अभी भले ही ना करें, बाद में करें जब जैसा टाइम मिले आपको, बट इतने लेसन पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, क्योंकि कुछ थियोरेटिकल पॉइंट फिर भी हो जाता है जो एनसीईआरटी से ही आपको रीड करके पता चलेगा। डाई का मतलब मरना, ओड का मतलब पता नहीं, रेगिस्तान में मरना। ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसमें 2 टर्मिनल हो उसे कहते हैं हम लोग डायोड। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, नॉर्मल डायोड ऐसा होता है और जेनर डायोड इस प्रकार से। ये हो गया जेनर डायोड, ये नॉर्मल डायोड। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को P कहते हैं और एक टर्मिनल को N कहते हैं। इसके हिसाब से इस साइड को P कहा जाता है और इस साइड को N कहा जाता है। ये जो लकीर दिख रहा है तो ये इसका मतलब नेगेटिव को दर्शाता है। इस साइड को N कहते हैं, इस साइड को P कहते हैं। डायोड बनता कैसे है, जब एक कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम का चिप हम लोग ले ले, उसके एक साइड को डोपिंग करके P बना दिया जाए और एक साइड के को डोपिंग करके N बना दिया जाए, तो जिधर P बनेगा उधर होल्स के नंबर बढ़ेंगे, होल्स हो जाएगा मेजॉरिटी, और जिधर N बनेगा उधर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेजॉरिटी। और माइनॉरिटी में क्या रहेंगे, P के तरफ इलेक्ट्रॉन माइनर चार्ज कैरियर के रूप में रहेगा, और होल्स के तरफ N साइड के तरफ माइनर चार्ज रहेगा होल्स। होल्स के नंबर कम है और इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा है। अब कंसंट्रेशन का डिफरेंस आया, होल्स को देखेंगे तो इस साइड में होल्स ज़्यादा है, उस साइड होल्स कम है, तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से अभी हमने इसको कहीं बाहर से कोई कनेक्शन नहीं दिए हैं। जब बाहर से कोई कनेक्शन नहीं दिया रहता है तो उसे कहते हैं अनबायस्ड कंडीशन। कौन सा कंडीशन, अनबायस्ड कंडीशन, मतलब बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का भी है, बाहर से इसमें कोई प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये अनबायस्ड कंडीशन में है। तो अनबायस्ड कंडीशन में जैसे ही हमने इस पी साइड बनाए, पी साइड कैसे बनाए, डोपिंग करके, एक मतलब एक सिलिकॉन का वेफर लेंगे, एक तरफ 13th ग्रुप एलिमेंट मिक्स करेंगे और एक तरफ 15th ग्रुप एलिमेंट मिक्स करेंगे, अपने आप जो बन के डिवाइस तैयार होगा उसे बोलेंगे डायोड। ऐसा नहीं करेंगे कि एक P और एक N को चिपका देंगे, क्योंकि अगर आप P और N को चिपकाएंगे तो बीच में एक तीसरे प्रकार का मटेरियल्स आ जाएगा जो कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज नहीं रखता है, तो फिर हम उसे डायोड नहीं कह सकते। अगर आप चिपकाएंगे तो किसी न किसी चीज़ से चिपकाएंगे, फेविकॉल से चिपकाएंगे या पानी से चिपकाएंगे या कुछ और चीज़ से चिपकाएंगे, तो कैसे भी चिपकाओगे तो उसमें एक मटेरियल आ जाएगा तीसरे प्रकार का जिसका प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर के हिसाब से नहीं रहने वाला है, तो वो डायोड नहीं होगा। तो डायोड बनेगा कैसे, एक सिलिकॉन का चिप लेकर के एक तरफ P साइड बना देंगे और एक तरफ N साइड बना देंगे, तो रिजल्टेंट डिवाइस जो है वो डायोड है जिसके 2 टर्मिनल है। इसमें अभी कोई कनेक्शन हमने करे नहीं बाहर से, तो ये अनबायस्ड मोड में है। अनबायस्ड मोड में कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से होल्स का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, होल्स का कंसंट्रेशन यहाँ कम है, तो जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस रहता है तो नेचुरल फेनोमेना है ये है कि कंसंट्रेशन को बराबर करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ से इस साइड से होल्स जो होगा वो P साइड से N की तरफ मूव करेगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डिफरेंस भी है, इलेक्ट्रॉन इस साइड ज़्यादा इस साइड कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो N साइड से P साइड की तरफ मूव करेगा। तो होल्स का मूवमेंट P से N की तरफ हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट N से P की
सॉरी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट n से p की तरफ हुआ, तो होल्स की वजह से एक रिजल्टेंट करंट क्रिएट हुआ, करंट ड्यू टू होल्स, उसका डायरेक्शन p से n की तरफ, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से भी करंट डेवलप होगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वो भी डायरेक्शंस p से n की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर n से p है तो करंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। तो ये दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब नेट करंट का डायरेक्शन हो गया फ्रॉम p टू n, और इसे कहते हैं डिफ्यूजन करंट। कौन सा करंट? डिफ्यूजन करंट, ठीक है। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस जो चार्ज कैरियर है वो डिफ्यूज हो रहे हैं, और इसके वजह से जो रिजल्टेंट करंट जनरेट हो रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग डिफ्यूजन करंट। ऐसा होने से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस साइड की तरफ आता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, अब इस साइड के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहा है, इसका मतलब इस साइड के जो एलिमेंट है उस पर वो इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन के आने से इस साइड के एलिमेंट में कौन सा चार्ज डेवलप चालू होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चालू होगा। और इस साइड का होल्स जब उधर जाएगा, तो होल्स उस साइड जब गया, तो एक्चुअली में इसका मतलब ये होल्स उधर था नहीं, इस साइड के एटम, अब एक एटम तो है नहीं, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे ना, तो इस साइड के होल्स उस साइड गए, मतलब एक एटम से होल्स दूसरे एटम की तरफ जा रहा है। तो इस प्रोसेस में इस साइड जो टर्मिनल डेवलप होगा चार्ज का, वो कैसा डेवलप होगा? पॉजिटिव डेवलप होगा। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल जैसा कुछ डेवलप होगा। इस दोनों के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स रहेंगे, लेकिन वो दोनों बराबर रहेंगे ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर दे, मतलब नेट चार्ज इस दोनों के बीच में नहीं रहता, इसलिए इसे कहते हैं फ्री चार्ज स्पेस। क्या बोलते हैं उसे? फ्री चार्ज स्पेस। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पर कोई चार्ज है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन और होल्स है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के नंबर्स बराबर है और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, नेट रिजल्टेंट कोई चार्ज वहां पर नहीं है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल डेवलप हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल डेवलप हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल डेवलप हुआ, इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसी को कहते हैं डिप्लेशन पोटेंशियल, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सिलिकॉन के केस में ये होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में होता है 0.3 वोल्ट। तो इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस, VD, इसे कहते हैं डिप्लेशन पोटेंशियल, डिप्लेशन पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, या इसी को कहेंगे पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। अब ये डिप्लेशन पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर की वजह से, प्लस और माइनस चार्ज की वजह से, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन होता है फ्रॉम हाई से लो की तरफ, तो यहाँ जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया वो इस साइड से इस डायरेक्शन में हो गया, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि डिप्लेशन पोटेंशियल की वजह से डेवलप हुआ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? जो इस साइड का होल्स जो कि उधर की तरफ जा रहा था, उसके ऊपर ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ, और उसी तरीके से इस साइड का जो इलेक्ट्रॉन जो कि इधर की तरफ जा रहा था, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को भी रोकने का प्रयास करेगा और होल्स के मूवमेंट को भी रोकने का प्रयास करेगा। शुरुआत में तो ये नेगेटिव कम होंगे, शुरुआत में ये पॉजिटिव भी कम होंगे, तो शुरुआत में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होंगे, तो उसके जो फोर्स होगा वो कम होगा, तो वो पूरी तरीके से इस होल्स को उस साइड जाने से रोक नहीं पाएगा, उसी तरीके से पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को इस साइड आने से रोक नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता रहेगा, होल्स उधर जाता रहेगा, ये डिप्लेशन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएंगे, एक समय के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो होल्स को इस साइड से उस साइड जाने ही नहीं दे रहा है, अपना फोर्स इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि वो होल्स के मूवमेंट को रोक दिया, रिटार्डेशन कर दिया, उसकी एनर्जी को खत्म कर दिया, उस साइड जाने नहीं दिया रहा है। कंसंट्रेशन डिफरेंस अभी भी है, लेकिन जबरदस्ती होल्स को रोक के रखा है, उस साइड जाने नहीं दे रहा। उसी तरीके से कंसंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का अभी भी है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती वो रोक के रख रहा है, उस साइड जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अब उसके बाद ये पोटेंशियल लगभग फिक्स हो जाएगी, अब वो चेंज नहीं होगी जब तक कि हम बाहर से कोई कनेक्शन ना करें। नॉर्मल सिचुएशन में अब ये यहाँ जाकर के स्टेबल कंडीशन हो गया, तो जब ये स्टेबल कंडीशन हो गया तो फिर ये करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर ये करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। मतलब एक बार जब हमने डायोड बनाए तो उस प्रोसेस में जितना करंट डेवलप होना था हो गया डिफ्यूजन के नाम पे। अब उसके बाद जब तक कि हम बाहर से कोई कनेक्शन नहीं करेंगे तब तक उसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, वो रुक चुका है। अब ये दो प्लेट हो गए, प्लस और माइनस, तो जब प्लस और माइनस प्लेट डेवलप हो गया, दोनों पे चार्ज हमेशा अपोजिट नेचर का होगा और दोनों पे चार्ज इक्वल अमाउंट का ही रहेगा, और ऐसा सिचुएशंस कैपेसिटर के अंदर होता था, इसीलिए डायोड को हम लोग कैपेसिटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। डायोड कैन बी यूज्ड एज
कैपेसिटर। क्यों कैपेसिटर की तरफ यूज करते हैं? कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज है, उसमें दो प्लेट होते हैं, दोनों पे चार्ज होते हैं, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, इक्वल अमाउंट का चार्ज होता है, अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। तो वो सभी प्रॉपर्टीज यहाँ मैच करती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या, कि हम इसे कैपेसिटर भी कह सकते हैं और यूज्ड एज कैपेसिटर, कैपेसिटर की तरह भी इसे यूज किया जा सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में है? इसके बीच का जो गैप है उसे विड्थ, डिप्लेशन विड्थ बोलेंगे। इसके जो बीच का जो गैप है इसे बोलेंगे डिप्लेशन विड्थ। बराबर? तो आप लिखे थोड़ा सा सभी बातों को, लिखेंगे डायोड, semiconductor device having two terminal, semiconductor device having two terminal, diode, semiconductor device having two terminal, so known as diode, can be used as capacitor as well as switch, can be used as capacitor as well as switch। आगे चल करके पढ़ेंगे हम लोग स्विच, अभी लिखा देते हैं ताकि थ्योरेटिकल पॉइंट एक ही जगह है। can be used as capacitor as well as switch। ठीक है, फिर लिखेंगे वर्किंग, वर्किंग पहले एक दो शब्द लिखा देता हूँ अच्छे अच्छे, उसके बाद डायग्राम बनाना। आप वर्किंग में लिखेंगे इन अनबायस्ड मोड, अनबायस्ड मोड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम P side, from P to N, holes diffuse from P to N, holes diffuse from P to N, and electron diffuse from N to P, and electron diffuse from N to P due to their concentration difference, due to their concentration difference, holes diffuse from P to N and electron from N to P due to their concentration difference, and it create diffusion current from P side to N side, it create diffusion current from P to N। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन में अंडरलाइन लगा के रखेंगे, सवाल आएगा थियोरेटिकली। diffusion current from P side to N side, from P to N, diffusion current from P to N। ठीक है, अब इसके नीचे ये सब बात लिखाना जरूरी है क्या, कि धीरे 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 जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से पोटेंशियल बैरियर डेवलप होना चालू हो गया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, एक समय के बाद वो होल्स और इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन को रोक देगा, तब वो कंडीशन स्टेबल कंडीशन कहलाएंगे। ये सब बातें नहीं लिखाते ना, समझ गए ना आप सब? ठीक, अब ये डायग्राम वगैरह बना, सिंबल लिखिए, डायग्राम बनाइए सब अच्छे से, सभी बातों को एकदम बढ़िया से लिखिएगा, जैसे मैंने कचरा करा हूँ वैसा नहीं करना। ये जो डिप्लेशन विड्थ है और ये पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज करता है इन फॉरवर्ड बायस मोड एंड इंक्रीज करता है इन रिवर्स बायस मोड। ये भी यहीं लिख लीजिएगा, सवाल पूछा जाता है थियोरेटिकली। डिप्लेशन विड्थ में ज़्यादा का चेंज होता है, पोटेंशियल बैरियर में बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कई बार इसे कांस्टेंट मान लेते हैं, स्लाइटली चेंज। थोड़ा सा का चेंज होता है, बहुत कम।